तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जी एस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं, आज जो हम सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76 जो कि भारत के महान्यवादी से संबंधित है। भारत का महान्यवादी क्या होता है, इस पद का क्यों निर्माण किया गया है और ये भारत सरकार में महान्यवादी का क्या रोल है, इसका क्या कार्य है और क्या शक्ति है महान्यवादी का, जो कि भारत सरकार को किस तरह जो कि सहायता प्रदान करता है, उसके बारे में आज अच्छी तरह से हम जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो पर, क्योंकि आज जो वीडियो लाए हैं हम, जो कि सभी एग्जामों के लिए जो एक टॉपिक है भारत का महान्यवादी अनुच्छेद 76, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, सिविल सर्विस एग्जामों के लिए, एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए, जो कि भारत के महान्यवादी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और जितने भी ये अभी जो पढ़ाएंगे हम, उस पर जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बनने वाले हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए और बोर्ड पर गहनतापूर्वक ध्यान नजर केंद्रित करें। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसका भारत का जो महान्यवादी होता है, तो भारत का महान्यवादी को इंग्लिश में हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के महान्यवादी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में। तो दोस्तों महान्यवादी जो होता है वो भारत सरकार का, समझिए तो एक तरह से वकील होता है जो भारत सरकार के सभी केसों को लड़ता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे लिखा गया है भारत के महान्यवादी के बारे में, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है कि इसका तो अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र किया गया है भारतीय संविधान के। तो दोस्तों जो भारत का जो महान्यवादी है एक संवैधानिक पद है जो कि इसका संविधान में जिक्र किया गया है। तो दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि यह भारत के प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो महान्यवादी जो होता है वो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो कि विधि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो कि महान्यवादी। तो महान्यवादी जो कि भारत सरकार के केसों को लड़ता है। भारत सरकार का केस कभी कभी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से, हो जाता है यानी सर्वोच्च न्यायालय से, कभी कभी हाई कोर्ट से यानी उच्च न्यायालय से। तो उस समय वो भारत सरकार के पक्ष में जो कि केस लड़ता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय से और उच्च न्यायालय से। जो कि मान लीजिए कि भारत सरकार को, संसद को कोई कानून बनाना है, कोई संशोधन करना है, तो सलाह लेता है अपने विधि अधिकारी जो कि होता है भारत का महान्यवादी। महान्यवादी से भारत सरकार सलाह लेता है, कोई कानून बनाना है, मान लीजिए कि कोई कानून क्रिएट कर दिया है, कोई कानून संसद बना दिया है, भारत सरकार बनाया है, तो जो कानून बनाया है वो भारतीय संविधान के सीमा को, जो कि विधि सम्मत है या नहीं, कि संविधान का उल्लंघन करता है, इसकी जांच के लिए भारत सरकार, जो भारत का जो वकील है, भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो कि महान्यवादी, तो महान्यवादी को भारत सरकार बोलता है कि जो हमने कानून बनाया है, हमने जो विधि बनाई है संसद में पारित करके, क्या वो भारतीय संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है? अगर उल्लंघन कर रहा है तो इसमें हम क्या करें, आप हमें सलाह दें। तो इसके लिए भारत का महान्यवादी काम करता है, जो कि भारत सरकार को सलाह देता है कि आप जो कानून बनाए हैं वो संविधान के विरुद्ध है या संविधान के पक्ष में है, उसका निर्णय जो कि महान्यवादी देता है, भारत सरकार को सलाह देता है। तो इस तरह से कानून की प्रक्रिया को, विधि की प्रक्रिया को, जो कि महान्यवादी जो कि क्रियान्वित करता है, कार्यशील करता है, जो कि भारत सरकार के पक्ष में। और साथ ही साथ देखिए आगे देखते हैं कि यह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि महान्यवादी जो होता है वो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। तो यानी अटॉर्नी जनरल जो होता है भारत सरकार क्या होता है, कानूनी सलाहकार होता है, यानी कि भारत सरकार को किसी भी, तो हम बता दिए आपको कि कोई भी जो कि कानून का सहायता लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो होता है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। और ये निश्चित नहीं है कि प्रधानमंत्री जो कि कानून के ज्ञाता हो, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कोई शिक्षा का योग्यता नहीं चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी होता भी है कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा भी बन जाए जो कानून के ज्ञाता हो, और कोई ऐसा भी प्रधानमंत्री होता है जो कि कानून का नॉलेज उसके पास नहीं होता है। तो इस तरह से जो कि सहायता प्रदान करता है, जो कि महान्यवादी देता है, सलाह देता है, कानूनी सलाह देता है भारत सरकार को, विधि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, संविधान के क्षेत्र में, जो भी जो कि इस कानून के वो सीमा में आता है कि नहीं, कानून के उल्लंघन तो नहीं करता है, तो उसका जानकारी, उसका सलाह जो कि भारत सरकार को महान्यवादी देता है। तो यह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, जो कि महान्यवादी होता है। और आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि भारत का जो महान्यवादी होता है वो संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है, यानी संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होता है, यानी कि संसद का किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद के किसी भी सदन में या उसके समितियों में बोल सकता है। तो ये महान्यवादी जो होता है वो संसद का तो मेंबर नहीं होता है, यानी संसद का जो सदन होते हैं उसमें दो होती हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो इसमें से दोनों में से किसी का भी वो मेंबर नहीं होता है महान्यवादी। तो महान्यवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है तथा उसके समितियों में भी बोल सकता है, जो कि समिति का अगर उसको सदस्य बनाया गया है, महान्यवादी को समिति का अगर मेंबर के रूप में उसको नामित किया गया है, तो ये समिति में भी बोल सकता है, भारत सरकार संसद के समिति में भी बोल सकता है और सदन में भी बोल सकता है। तो दोस्तों आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया कि परंतु महान्यवादी को मत देने का अधिकार नहीं है।
तो महान्यवादी को संसद के किसी भी सदन में मत देने का अधिकार नहीं है। तो मत देने का अधिकार इसलिए नहीं है कि संसद में जो कि किसी भी जो कि विधेयक पारित होता है उसमें जो मत देता है, तो संसद का मत देने के लिए, वोट देने के लिए आपको संसद का सदस्य होना जरूरी है। तो ये तो संसद का सदस्य होता ही नहीं है ये महान्यवादी जो होता है। तो वोट देने के लिए क्या जरूरी है? संसद का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन महान्यवादी संसद का सदस्य नहीं है, इसलिए वो वोट नहीं कर सकता है संसद के किसी भी सदन में। तो देखिए दोस्तों, आगे चलिए। महान्यवादी का जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। महान्यवादी का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। महान्यवादी का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि महान्यवादी का कार्यकाल के बारे में लिखा गया है, यानी महान्यवादी का कार्यकाल क्या होता है उसके बारे में लिखा गया है। तो महान्यवादी का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के मतलब होता है कि जो राष्ट्रपति जब चाहे इसको ला सकता है और जब चाहे तब इसको हटा सकता है। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो फिक्स नहीं किया जाता है कि 5 साल, 10 साल, 7 साल, ये सभी फिक्स नहीं रहते हैं महान्यवादी के कार्यकाल, ये अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल। इसका जो होता है राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है और इसको जब चाहेगा तब हटा सकता है महान्यवादी को। इस प्रसाद प्रयत्न का मतलब यही होता है। तो दोस्तों आगे समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि महान्यवादी त्याग पत्र किसको देता है। महान्यवादी जो होता है वो त्याग पत्र किसको देता है? तो महान्यवादी जो त्याग पत्र देता है वो राष्ट्रपति को ही देता है। महान्यवादी को अगर त्याग पत्र देना है, अपने पद से इस्तीफा देना है, तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि महान्यवादी को भारत के किसी भी न्यायालय में कार्यवाही करने का अधिकार है। यानी कि महान्यवादी को भारत के किसी भी न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है। समझे? इस तरह से महान्यवादी के बारे में आप समझे होंगे। और दोस्तों महान्यवादी के बारे में हम एक बात और बता देना चाहते हैं, क्योंकि महान्यवादी का जो कि इस्तेमाल आप निजी केस के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये तो भारत सरकार के लिए तो काम करता ही है महान्यवादी, और महान्यवादी को आप निजी केस लड़ने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। महान्यवादी का एक तरह से वकील ही होता है, लेकिन आप भारत सरकार के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप केस लड़वाइए, किसी अन्य क्षेत्र में लड़वाइए, लेकिन आप भारत सरकार के खिलाफ नहीं लड़वा सकते हैं कोई केस महान्यवादी के थ्रू। तो दोस्तों इस तरह से आप महान्यवादी के बारे में समझे हैं, जिस तरह से कि इसका अनुच्छेद 76 में, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, और क्या क्या जो कि इससे एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इससे जो कि क्वेश्चंस निकल के आने वाले हैं। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप इस पूरा फिगर को। दोस्तों अभी समझते हैं, जिस तरह से आप समझे, अब आगे समझते हैं इसकी योग्यता के बारे में। समझते हैं कि महान्यवादी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। और दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूं मैं, यहाँ पर जो लिखा गया है कि भारत का महान्यवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद के किसी भी सदन में या उसके समितियों में बोल सकता है, परंतु महान्यवादी को मत देने का संसद के किसी भी सदन में अधिकार नहीं है। इसका जो जिक्र किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में किया गया है। अनुच्छेद 88 में इस पॉइंट का जो कि जिक्र किया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है उसका। तो दोस्तों इस तरह से आप समझिए। चलिए अब आगे समझते हैं, जो कि पीछे छूट गया था इसलिए मैंने बोल दिया है आपको। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब हम जो कि महान्यवादी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि महान्यवादी बनने के लिए यानी अटॉर्नी जनरल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया सबसे पहले यह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आपको महान्यवादी बनना है तो सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसके बाद आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के बराबर योग्यता होना चाहिए। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के बराबर उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आपको योग्यता होना चाहिए कि किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक आप जज के रूप में रहे होंगे। किसी भी हाई कोर्ट में, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जो कि जज के रूप में आप रहे होंगे, तो आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए एलिजिबल हैं। और आगे एक और योग्यता है, या तो आप हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत किए हों, या तो आप 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत किए हों तो आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं, या तो 5 वर्ष तक भारत के किसी भी हाई कोर्ट में जज के रूप में रहे हों। तो इस तरह से आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। तो यही योग्यता जो कि महान्यवादी के लिए भी होना चाहिए, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से समझे होंगे आप। तो दोस्तों आगे चलते हैं, समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि अटॉर्नी जनरल तो भारत का एक होता है, महान्यवादी यानी एक महान्यवादी होते हैं देश में, और उसके बाद महान्यवादी का हेल्प करने के लिए, उसको मदद करने के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में, जो कि अकेले तो महान्यवादी अटॉर्नी जनरल अकेले जो कि भारत सरकार का बहुत सारा काम होता है जो कि विभिन्न क्षेत्रों का, तो उसको अकेले संभालने में इसको भीड़ पड़ता है। तो इसके लिए एक जो कि पद बनाया गया है जो कि सॉलिसिटर जनरल, जो कि सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो अटॉर्नी जनरल को जो कि हेल्प करता है अन्य मुद्दों पर। जो कि मान लीजिए कि कोई मुद्दा है तो अटॉर्नी जनरल अगर व्यस्त है तो भारत में कहीं भी अगर कानूनी संबंधी जो भी मामला है
तो उसमें सॉलिसिटर जनरल अपना कार्य निभाते हैं, जो कि अटॉर्नी जनरल के सहायता में रहते हैं, अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट के रूप में रहते हैं, जो कि सॉलिसिटर जनरल। और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, चार की संख्या में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जो कि सॉलिसिटर जनरल की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए। और यहाँ पे जो कि एक होते हैं अटॉर्नी जनरल, और एक होते हैं सॉलिसिटर जनरल, और एक होते हैं, 4 होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो इस तरह से आप समझे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 165। तो अनुच्छेद 165 में यह जिक्र किया गया है कि राज्य के महाधिवक्ता जो होता है वो केंद्र सरकार के, भारत सरकार के महान्यायवादी के बराबर होता है। तो महान्यायवादी जो कि केंद्र सरकार के लिए यानी भारत सरकार के लिए होता है, और राज्य सरकार के कानूनी सहायता के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 165 में इसका प्रावधान दिया गया है कि राज्य का महाधिवक्ता भी होगा, जो कि केंद्र के महान्यायवादी की तरह अपना कार्य को निभाएगा, जो कि अनुच्छेद 165 में दिया गया है। इसका जिक्र किया गया है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, जो कि राज्य सरकार का ये वकील होता है, जो कि कानूनी सलाहकार होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप समझे होंगे। अब वर्तमान डाटा के अनुसार अभी जो प्रेजेंट में अभी वर्तमान जो कि अटॉर्नी जनरल कौन है और सॉलिसिटर जनरल कौन है, उनके नामों के बारे में जान लेते हैं, जो कि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो वर्तमान में जो भारत के अटॉर्नी जनरल है यानी कि महान्यायवादी हैं, उनका जो नाम है रामास्वामी वेंकट रमन, जो कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी हैं। और आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सॉलिसिटर जनरल, तो सॉलिसिटर जनरल को हम हिंदी में कहते हैं महान्यायाधिकर्ता कहते हैं हम सॉलिसिटर जनरल को। तो अभी जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो कि भारत के सॉलिसिटर जनरल है वो तुषार मेहता है। तुषार मेहता जो कि भारत के प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल के रूप में है अभी वर्तमान में। तो दोस्तों इस तरह से आप अनुच्छेद 76 को समझे होंगे, भारत की महान्यायवादी पर, जो कि इसका थीम था इस वीडियो का। तो दोस्तों इस तरह से आप, मुझे उम्मीद होगा कि जो महान्यायवादी के बारे में जो कि हम अनुच्छेद 76 के बारे में पढ़ाए हैं, और सॉलिसिटर जनरल के बारे में पढ़ाए हैं, महाधिवक्ता के बारे में पढ़ाए हैं, और क्या इसकी योग्यता है, और जो कि मुख्य पॉइंट जो कि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण था, उसको हम अच्छी तरह से समझा चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह जानकारी को प्राप्त किए होंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे चैनल पर, क्योंकि गजब का वीडियो मेरे चैनल पर आते रहता है, जो कि हर एक सब्जेक्ट से आता है, और साथ ही साथ जो कि एक्स्ट्रा जानकारी भी मेरे वीडियो पर आता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो वीडियो मेरा आए तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।